फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है अपराध बोध। अभी मैं क्लिनिक से आकर बैठी ही थी कि मिस्टर वर्मा का फ़ोन आ गया। वे बुरी तरह घबराए हुए थे। उन्होंने रुआसी वाणी में कहा, डॉक्टर आप तुरंत आ जाइए, रितिका को पता नहीं क्या हो गया, सांस ही नहीं ले पा रही है। मैं समझ गई कि जिस घड़ी से मैं डर रही थी वह आ ही गई। रितिका का सांस न लेना इस बात का द्योतक है कि उसका फेफड़ा तक रोग की चपेट में आ चुका है। मैंने तुरंत अपने अधीनस्थ कनिष्ठ डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिए और गाड़ी लेकर रितिका के घर की ओर निकल पड़ी। जब पहुंची तो रितिका श्री वर्मा की बाहों में अधलेटी सी सांस लेने का कठिन प्रयास कर रही थी। उसकी विवश आंखों में मुझे देखकर याचना उभर आई, मानो कह रही हो कि डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। वर्मा जी भी मुझे देखकर आशान्वित हो उठे। मैं उन्हें क्या बताती कि स्थिति मेरे बस से बाहर हो चुकी है। परिणाम जानते हुए भी प्रयास तो करना ही था। मन में कहीं एक छोटी सी आस थी, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। कैसी विडंबना थी कि अभी सप्ताह भर पूर्व ही जिस रितिका की उत्साह से पूर्ण वाणी इस घर में विवाह की शहनाई से एकमय होकर गूंज रही थी, वह आज निष्प्राण सी पड़ी जीवन से जूझ रही थी। मैं अपने विचारों को झटक कर कर्तव्य पूर्ति में व्यस्त हो गई। रितिका और वर्मा जी को लेकर मेरी गाड़ी तीव्र गति से अस्पताल की ओर दौड़ने लगी और मेरा मन उससे भी तीव्र गति से अतीत की ओर दौड़ पड़ा। उस दिन भी नित्य की भांति मैं रोगी देखने में व्यस्त थी। मैंने एक रोगी को देखने के बाद अगले रोगी को देखने के लिए घंटी बजाई तो लगभग 45-50 के वय की एक आकर्षक सौम्य महिला ने प्रवेश किया। कहते हैं कि कुछ संबंध पहले से ही निर्णायित होते हैं। शायद मेरी उससे होने वाली आत्मीयता का आभास मेरी छठी इंद्रिय को हो गया था, तभी वह मुझे प्रथम दृष्टि में ही नितांत आत्मीय से लगी। उस महिला को मेरी मित्र डॉक्टर बागले ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था। जब मैंने डॉक्टर का पत्र और साथ में संलग्न रिपोर्ट पढ़ी तो ज्ञात हुआ कि आगंतुका स्तन कैंसर से ग्रसित है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ, अतः इस दुस्साध्य रोगी की घोषणा को करके रोगी को हतप्रभ करना मेरी व्यवस्था है। यद्यपि यह दुष्कर कार्य मुझे सदा ही आवंचित रहा है, पर रोगी को वास्तविकता से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। कुछ रोगी तो समय आ जाते हैं तो रोग मुक्त कर मैं संतोष का अनुभव करती हूँ, पर कुछ लोगों का रोग इतनी देर में ज्ञात होता है कि उनके जीवन की डोर हम डॉक्टरों की पहुंच से बाहर हो जाती है। ऐसे रोगी को उसकी वास्तविकता बताते हुए मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं किसी निर्दोष को फांसी का दंड सुना रही हूँ। ऐसे में मेरा भावुक हृदय मुझे सदा ही प्रेरित करता है कि मैं रोगी को कुछ भी न बताऊं। कम से कम वह जीवन के शेष दिन तो सामान्य रूप से व्यतीत करेगा। उसे हर पल मौत रूपी भयानक राक्षस द्वारा पल पल पास आने का डर न सताए। पर मस्तिष्क सदा मेरे मन की इच्छा को पूरी होने से रोक देता है और डॉक्टर का कर्तव्य स्मरण करा देता है। साथ ही तर्क देता है कि यदि रोगी को अपने सीमित जीवन काल ज्ञात होगा तो वह अपने आश्रितों के लिए कुछ व्यवस्था कर देगा और अपनी जो आकांक्षाएं पूर्ण कर सकता है वह कर लेगा। रितिका को भी इसी सत्य से अवगत कराने के उद्देश्य से मैंने रितिका से पूछा, क्या आप अकेले आई हैं? तो रितिका ने कहा, जी डॉक्टर, पर आपको जो भी बताना हो मुझे ही बता सकती हैं। मैं कुछ क्षण असमंजस में रही कि उसे बताऊं या नहीं। फिर भूमिका बनाते हुए मैंने कहा, देखिए मिसेस वर्मा, चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि अब तो रोग की चिकित्सा संभव हो गई है। बस आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। फिर थोड़ा रुक कर बोली, क्योंकि आपको स्तन कैंसर है, पर आप ठीक हो जाएंगी। प्रायः मेरी उद्घोषणा रोगी को कुछ क्षणों के लिए निष्पन्द कर देती है, अतः उस दुर्वह क्षण से पलायन करने हेतु मैं अति व्यस्त होने का नाटक करते हुए व्यर्थ की ही इंटरकॉम पर अपनी अधीनस्थ परिचारिका को कुछ निर्देश देने लगी। पर मेरी आशा के विपरीत रितिका तो ऐसे स्थितप्रज्ञ सी बैठी रही मानो उसके पास बैठे किसी अन्य रोगी से मैंने बात कही हो। फिर सामान्य रूप से बोली, डॉक्टर मैंने रिपोर्ट पढ़ ली थी। माना वह आपकी चिकित्सीय भाषा में थी, पर मुझे आभास हो गया था। फिर जब डॉक्टर बागले ने आपको पास भेजा तब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे कैंसर है। मैं धीमी किंतु स्थिर वाणी में बोली, डॉक्टर मैं इसलिए आपके पास अकेले आई हूँ कि कृपया मेरे घर के किसी सदस्य को मत बताइएगा क्योंकि मैं अभी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती। हाँ, यदि दवाओं से काम चल सके तो चला लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वेशभूषा से तो वह अच्छे संपन्न घर की और शिक्षित लग रही थी। अतः मैंने सोचा कि शायद वह ऑपरेशन से डर रही है। अतः मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि अरे आपको तो पता भी नहीं चलेगा, कोई कट नहीं होगा। पर वह दृढ़ स्वर में बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं 1 वर्ष तक ऑपरेशन नहीं करवा सकती और प्लीज़ मेरे घर वालों को मत बताइएगा। मैंने उन्हें समझाना चाहा, आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी।
अरे संयोग से समय से रोग का पता चल गया है तो ससमय ऑपरेशन करवा लीजिए, वरना कितनों को तो पता ही देर में चलता है और तब उन्हें पल पल मौत की प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं होता। मेरे इतना समझाने पर भी वह महिला अविचल रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों स्वयं मौत के मुंह में जाने को आतुर है। उस समय तो बाहर रोगियों की भीड़ थी, अतः मैंने उसे बाद में आने को कहा। वह जाते जाते भी इस रहस्य को स्वयं तक सीमित रखने का आश्वासन लेकर ही गई। पता नहीं उस महिला में क्या आकर्षण था कि मैं वे मेरे मन मस्तिष्क पर देर तक छाई रही और मैं उससे पुनः मिलने की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगी। दूसरे दिन नियत समय पर रितिका आ गई थी। यह समय मेरा विश्राम का होता है, अतः मैं अपने कमरे में अकेली थी। रितिका से इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद मैंने पूछा, रितिका, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और रोगी को डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। तुम ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहती? पहले तो वह हिचकिचाई, पर मेरे बहुत आग्रह पर उसने बताया, डॉक्टर, मेरी बेटी अनन्या को सुयोग से बहुत अच्छा वर मिल गया है और आप तो जानती ही हैं कि हमारे समाज में बेटी के विवाह में 4-5 लाख रुपयों का व्यय साधारण सी बात है और मेरे पति और बच्चे मिलकर प्राथमिकता मेरे ऑपरेशन को ही देंगे, जिसमें हमारे जीवन भर की जमा पूंजी का अधिकांश भाग व्यय हो जाएगा। फिर भावुक होते हुए बोली, डॉक्टर, आप ही बताइए, बच्चों के सपनों की चिंता पर मैं अपने जीवन को कैसे जी पाऊंगी? यह सुनकर मैं निरुत्तर हो गई, पर मेरा डॉक्टर मन इतना बड़ा सत्य छिपाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरा कर्तव्य तो लोगों को जीवन दान देना था और रितिका मुझसे मौत के मुंह में ढकेलने की योजना में भागीदार बनने को कह रही थी। मैंने उसे समझाया, तुम्हारे तर्क अपनी जगह, पर तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार के लिए क्या अर्थ रखता है, इसकी तुम्हें तनिक भी अनुभूति नहीं है। परंतु रितिका की भीष्म प्रतिज्ञा के समक्ष मुझे हारना पड़ा। घंटों के तर्क वितर्क के पश्चात भी रितिका के व्यक्तित्व के प्रभाव से या संभवतः उसके मातृत्व के आगे मैं झुक गई और मैंने उसे यह आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हारे परिवार को सत्य नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें नियम से दवा लेनी होगी और दोनों दायित्व पूर्ण होते ही ऑपरेशन करवाना होगा। मेरे इस आश्वासन पर इतनी प्रसन्न हो गई मानो जीवन दान मिल गया हो। किसी को मौत की राह चुनने और उस पर जाने का अवसर मिलने पर प्रसन्न होते मैं पहली बार देख रही थी। रितिका ने कृतज्ञता से मेरा हाथ थामते हुए कहा, डॉक्टर, मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। वह तो आश्वासन लेकर चिंता मुक्त होकर चली गई, पर तब से आज तक मैं अपराध बोध से ग्रस्त हूँ और चाह कर भी उससे किया वादा तोड़ नहीं पाई। काल चक्र घूमता रहा। 2 माह बाद अंशुल अपनी पढ़ाई हेतु इंग्लैंड चला गया। उसके जाने के पूर्व रितिका ने अपने विशेष परिचितों को एक पार्टी दी। तब तक मैं और रितिका परम आत्मीय बन चुके थे। दिन में कम से कम एक बार अवश्य एक दूसरे से संपर्क कर ही लेते थे, भले ही दूरभाष पर ही सही। पार्टी में रितिका का उत्साह देखते बनता था। वह बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना मात्र से ही प्रफुल्लित थी। उस समारोह में प्रसन्नता का वातावरण था। बस एक मैं ही आवरण ओढ़कर प्रसन्न होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि इस प्रसन्नता का जो मूल्य दिया गया था वह मात्र मैं ही जानती थी। 2 दिनों बाद अंशुल को जाना था। इन 2 दिनों में रितिका ने क्षण भर भी अंशुल को विलग न होने दिया, मानो वह इन 2 दिनों में ही बेटे के साथ जीवन भर का सानिध्य पा लेना चाहती हो। अंशुल कहता भी, माँ, मैं 2 वर्षों के लिए ही तो जा रहा हूँ। उसे तो आभास भी नहीं था कि वह अवश्य 2 वर्षों के लिए जा रहा है, पर माँ उससे इतनी दूर जाने वाली है कि वह चाह कर भी उस दूरी को पार नहीं कर पाएगा। अंशुल के जाते ही रितिका बेटी के विवाह की तैयारी में लग गई। मैंने उससे पुनः अनुरोध किया कि बेटे का भविष्य तो बन ही गया है, अनन्या की कौन सी आयु निकली जा रही है। आजकल तो वैसे भी बड़ी आयु तक विवाह होते हैं। 2 वर्षों बाद अंशुल आकर स्वयं अनन्या का विवाह करेगा। मेरी मानो, अब तुम ऑपरेशन करवा लो। पर उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं कोई मेरी बात सुन न ले और बोली, नहीं डॉक्टर, प्लीज़ मेरी तपस्या बीच में ना तोड़ो। मलय जैसा वर बार बार नहीं मिलता। फिर अब तक तो दोनों के मध्य कोमल तंतु भी जन्म ले चुके हैं, उन्हें मैं कैसे नष्ट कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मलय के घर वाले इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वैसे भी लड़की का विवाह तय होने के बाद अधिक दिनों तक रोकना उचित नहीं। क्या बता कौन सी बात आ जाए। मैं खींच उठी। उसे समझाना व्यर्थ था। स्वयं तो महानता के शिखर पर पहुंचना चाहती थी और मैं व्यर्थ ही उसकी बात मानकर अपराध बोध से ग्रस्त रहती। कभी कभी तो उस क्षण को कोसती जब उसकी बात मानकर उसकी इस योजना में भागीदार बनी थी। रितिका दिन ब दिन दुर्बल होती जा रही थी। 1-2 बार श्री वर्मा ने कहा भी,
डॉक्टर आजकल आपकी मतलब थोड़ा सा कार्य करके ही हाँफने लगती है। इस बार आपके पास आए तो इसका परीक्षण करिएगा। मैं चुप रह जाती और उसे एकांत में डांटती कि श्रम कम करे, पर उसे तो बेटी के विवाह में मानो अपने जीवन की संपूर्ण आकांक्षाओं को पूरा करना था। सारा शहर छानकर एक से एक आभूषण और वस्त्र चुनकर लाई थी वह। जब मैं समय निकालकर उसके पास जाती तो कभी वह कलश पर चित्र उकेर रही होती, तो कभी चुनरी में गोटा टाँक रही होती और कभी अतिथियों की सूची बना रही होती। उसका उत्साह समाये न समा रहा था। मैं जाती तो नृत्यपति की तैयारी दिखाती, पर जैसे ही मैं उसके स्वास्थ्य के विषय पर आती वह बड़ी चतुरता से विषय बदल देती और मेरे निर्देश एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। अनन्या का विवाह देखते बनता था, कहीं कोई कमी ना थी। हर कोने पर रितिका की सुरुचि के हस्ताक्षर स्पष्ट थे। विवाह में हर क्षण पूर्ण रूप से जीने की लालसा। रितिका मेरी मना करती दृष्टि की अवहेलना करती नृत्य को भी उठ खड़ी हुई। वह बात दूसरी है कि 2 पंक्ति गाने पर नृत्य के बाद ही सांस फूलने लगी। तब मैंने उसे तुरंत बैठाकर पानी पिलाया और दफा दी। सब लोगों ने इसे साधारण सी थकान समझा, अतः 2 क्षण को थमा संगीत फिर भर उठा और पुनः वातावरण सामान्य हो गया। विवाह समारोह निर्बाध रूप से संपन्न हो गया। वर का कामदेव स्वरूप देखते बनता था। अनन्या और मलय की जोड़ी साक्षात राम सीता की कल्पना को साकार कर रही थी। रितिका की आंखों में छलकती तृप्ति और प्रसन्नता ने कुछ देर के लिए मेरे अपराध बोध को कम कर दिया था। मैंने सोचा, कौन सी माँ इस सुख से वंचित रहना चाहेगी। मैंने भी रितिका को इस सुख को पाने में सहयोग ही तो दिया है। अनन्या की विदा की बेला में प्रयासों से रोका रितिका का रुदन फूट पड़ा था। उसे देखकर सभी के नेत्र भीग गए थे। अतीत की गलियों में भटकता मेरा मन भी तब चौंका जब गाड़ी अस्पताल के सामने आ पहुंची। अपने विचारों को झटककर मैं तुरंत कर्तव्य पूर्ति में संलग्न हो गई। मेरे निर्देशानुसार ऑपरेशन की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी थी। रितिका को तुरंत ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। आज पहली बार ऑपरेशन करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, इस माँ के तप का कुछ तो प्रतिफल दो, अन्यथा लोगों की ईश्वर में आस्था समाप्त हो जाएगी। पर शायद ईश्वर को अपनी आस्था के खोने का भय न था, अतः उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। सब कुछ समाप्त हो गया। सबने इसे होनी मानकर स्वीकार लिया। ईश्वर का उद्देश्य पूर्ण हो गया। आज अनन्या और अंशुल अपने परिवार में संतुष्ट और सुखी हैं। श्री वर्मा परिस्थितियों से समझौता कर बेटे के पास रहने चले गए, परंतु अपराध बोध का दंश मेरे अंतर मन को निरंतर टीसता रहा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये भावुक कर देने वाली कहानी, एक माँ की तपस्या, एक माँ के त्याग की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।